हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग अस। हमारा देश भारत गांव में बसता है। यह हमने बचपन से देखा, सुना और जाना है। और गांव की अर्थव्यवस्था दो चीज़ों पर टिकी होती है, एक है कृषि और दूसरा है पशुपालन। आज हम बात करेंगे पशुपालन के ऊपर, पशुधन के ऊपर। हमारे देश में और हमारे देश के गांव में जानवरों को पालना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, इसके अलावा मुर्गा, मुर्गी, मछली, इन सब का पालन करना, पालन पोषण करना एक बड़ा व्यवसाय है। फिर इसके चमड़े को लेके भी बहुत बड़े कारोबार हिंदुस्तान में किया जाता है और उसको लेदर इंडस्ट्री बोलते हैं, जो कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल को अदा करता है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बेचने और ख़रीदने के लिए मार्केट में जाना और ले जाना, और मांस के लिए उसको बेचना, इन सब को लेके एक कठोर कानून बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से नीचे गिरती चली गई। और फिर सरकार ने इस कठोर कानून को धीरे धीरे चुपके से जो है कि खत्म कर दिया। एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगाने की बात थी। तो पशुओं को काटने के लिए खरीदने बेचने पर रोक लगा दी गई थी केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के जरिए। अब पशुओं को काटने के लिए खरीदना बेचना आसान हो जाएगा, इसे सरकार ने वापस ले लिया है। हिंदुस्तान में और दुनिया के कई सारे मुल्कों में जानवरों का भी सेंसक्स और उसकी गिनती और उसकी काउंटिंग होती है। तो हमारे देश में भी सन 1951 से जानवरों की जनगणना होती रही है। आइए जानते हैं कि इस जनगणना में क्या होता है और गाय और भैंसों की तुलना जनगणना में किस दर से वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें 1991 की जनगणना की, जानवरों की जनगणना की, तो उस वक्त 1951 में काऊ की जो जनसंख्या थी 155 मिलियन, और फिर ये घटते या थोड़ी रफ्तार में बढ़ते 2019 में इसकी संख्या हो गई 1,192 मिलियन। यानी इसके बढ़ने की रफ्तार जो हम देखेंगे तो 0.5% काऊ का बढ़ने का रेशियो हमारा एवरेज आता है। हालांकि काऊ के प्रोटेक्शन के लिए अकबर के ज़माने से, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सारे लोग जो मुग़ल काल कहलाता है, ये लोग भी गाँव के वध के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद 1960 में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें से गौ प्रोटेक्शन एक्ट अलग से लाया गया। और हाल फिलहाल में अभी 2014 के बाद जो अभी मौजूदा सरकार है, उसने भी बहुत कठिन कर दिया गाय, खास तौर से जो है कि गाय को यहाँ से ले जाना और उसकी प्रोटेक्शन को लेके एक कठोर और जो है कि ज़्यादा सख्त कानून बनाए। इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो गाय का जिस हिसाब से, जिस रेशियो से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। उसके बरक्स, उसके उलट अगर हम भैंस की बात करें तो 1951 में इसकी जो जनसंख्या थी वो थी ओनली 43 लाख। ये बढ़ते 2019 में ये हो गया 109 लाख। अगर इसके बढ़ने का रेशियो देखें तो ये 150% के रेट से बढ़ रहा है। बैफोले की बात कर रहा हूँ मैं। और हालांकि बैफोले के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, वो पूरी तरह से फ्री और आज़ाद है। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स खरीद सकता है, बेच सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और 40% भैंस जो है कि हर साल जो है कि काट दिए जाते हैं बुचर खाने में। तो इन सब के बावजूद भैंस का जो रेशियो देखेंगे बढ़ने का, वो 150% के रेट से जो है कि हर साल बढ़ रहा है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे रिफॉर्म हुए, और इस रिफॉर्म के तहत 1960 में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बना। इस एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में जानवरों को भी उसके हक दिए गए,
और इस एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड एनिमल को भी शामिल किया और जो घरेलू जानवर है उसको भी शामिल किया गया। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश में जब भी कुर्बानी आती है या कुर्बानी का फेस्टिवल आता है तो बहुत सारे लोग होर्डिंग लगाने लगते हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगते हैं कि जानवरों की कुर्बानी क्यों। हालांकि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में एक क्लाउज है कि आप किसी भी जानवर को अपनी पशु बलि नहीं दे सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरे क्लाउज में ये भी इजाज़त है कि धार्मिक जो प्रथा है, धार्मिक जो रीति रिवाज है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट से उसको जो है कि अलग रखा गया है। पशु बलि और जो कि कुर्बानी जो है कि सिर्फ इस्लाम धर्म में ही नहीं है, बल्कि आप जितने भी मेजर धर्म हैं इस दुनिया में, सब में जो है कि अलग अलग तरीके से बलि का जो है कि प्रावधान है। हम सब जानते हैं कि जब कुर्बानी का त्यौहार आता है तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान बड़े पैमाने पे जानवरों की जो है कि कुर्बानी देते हैं। उसी तरह से अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उनके दुर्गा अष्टमी में और जो है कि दुर्गा अष्टमी में बड़े पैमाने पे जो है कि पशुओं की बलि दी जाती है। उसी तरह से कामाख्या देवी की मंदिर बहुत ही मशहूर है पशु बलि के लिए। उसी तरह से गढ़ीमाई देवी का फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो है कि पशु बलि वहाँ दिया जाता है। उसी तरह से काली मंदिर जितने भी हमारे देश में हैं और जो कि हैं उन सब में जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि पशुओं की बलि दी जाती है। तो आप देखेंगे हर धर्म में, अभी तो मैं सिर्फ 2 धर्म की बात किया है, हर धर्म में देखेंगे तो पशु बलि का और कुर्बानी का जो है कि प्रावधान है। और इस चीज़ को लेके रोकने के लिए कुछ संगठन जो है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि साफ तौर से इसको सुनने से इनकार कर दिया कि इस मैटर को हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और हर धर्म को अपने धर्म के हिसाब से उसको फॉलो करने की आज़ादी हमारे देश के संविधान में दिया है। कुछ लोग दूसरों के दुश्मनी में इतना आगे निकल जाते हैं कि जब दूसरे का धर्म आता है, जब दूसरे का त्यौहार आता है तो उसमें वो इस चीज़ को लेके कि पशुवध जो है कि गलत है और जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लेके जो है कि तमाम तरह के संगठन जो है कि कोर्ट पहुंच जाते हैं। और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट का भी टाइम बर्बाद होता है, उस बंदे का भी टाइम बर्बाद होता है और जो है कि हमारे देश में जो है कि दो समुदाय के बीच में जो है कि नफ़रत भी बढ़ने लगती है और कोर्ट का भी टाइम बर्बाद होता है। हालांकि कभी भी हमारी नज़र में ऐसा नहीं गुजरा है कि कोई भी मुसलमान या कोई भी मुस्लिम संगठन कभी भी किसी पशु बलि के खिलाफ जो है कि सरकार के पास गया हो या कोर्ट में गया हो। तो हर धर्म को एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और हमारे देश में अगर इजाज़त है, धर्म में इजाज़त है, संविधान में इजाज़त है, तो उसको कुर्बानी और पशु बलि करने से नहीं रोकना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। एक वर्ल्ड लेवल पे सर्वे हुआ है कि मांस की खपत प्रति व्यक्ति कितना है, तो इसमें हिंदुस्तान का, इंडिया का प्रति व्यक्ति हर साल मांस का खपत सिर्फ 5 किलो है और पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति हर साल गोश्त की खपत 12 किलो है। पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ पे मांस की खपत प्रति व्यक्ति हर साल 10 किलो है। और वहीं गल्फ़ की बात करें तो गल्फ़ में प्रति व्यक्ति मांस की खपत हर साल 100 किलो से ऊपर है। और ये 100 किलो का खपत, 100 किलो की ज़रूरत हिंदुस्तान जैसे और दूसरे देश पूरा करते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है, मटन एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 2 है हिंदुस्तान। और 5 किलो जो प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में मांस का खपत है, ये डेटा के एतबार से तो बहुत ही थोड़ा है, इसलिए कि 5 किलो ही है। लेकिन अगर इसकी आबादी के हिसाब से मतलब 130 करोड़ इंटू 5 करें तो देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम बन रहा है।
और एक मज़े का इंटरेस्ट और ये है कि हिंदुस्तान में 90% लोग मांसाहारी हैं। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ 14% लोग ही मांस खाते हैं, जो कि एक खास कम्युनिटी से है। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुर्बानी जो है कि ये अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट करने का एक नेचुरल तरीका है। पूरे साल किसान भाई हमारे जानवरों को पालते हैं, और जब वो कुर्बानी का मौसम आता है या फिर बलि का त्यौहार आता है, तो उसमें वो उसको अपने जानवरों को ऊंचे दाम में उसको बेचते हैं। वो पैसा जो है कि फिर समाज में आता है। समाज में जो है कि फिर उससे जो है कि अर्थव्यवस्था का चक्का जो है कि जो रुकी हुई होती है पूरे साल में, वो जो है कि एक जो है कि एक रफ्तार में, एक जो है कि एवरेज में आ जाता है। तो ये जो है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, उसको चालू रखने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक पशुपालन विभाग बना रखा है, और इसके एक बाजाप्ता पशुपालन मंत्री भी बनाए जाते हैं, जो इन सब चीज़ को रेगुलेट करता है।